हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ेंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इंडिकेटली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एसेट्रा। जब हमारे बॉडी में O2 की फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को मतलब O2 को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर देता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में एसेट्रा। ड्राइव एनर्जी टू फॉर्म वेरियस एक्टिविटी, और वो एनर्जी रहती है वो अलग अलग वेरियस एक्टिविटी में डिवाइड हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड O2 विच इज हार्मफुल टू ऑल्सो रिड्यूस ड्यूरिंग द अबव कार्डिक रिएक्शन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इट इज देयर फॉर एविडेंट O2 हैज बी कॉन्फिडेंटली प्रूव्ड टू द सेल, और CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलाइज आउट। O2 जो रहती है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो जाती है सेल्स के अंदर, और जो CO2 होती है वो हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। दिस प्रोसेस of exchange O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cold cell is called breathing। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। जब एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर भेज देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ब्रीथिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, और इसको हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अगर जब हम अपनी चेस्ट पे हैंड को रखेंगे, यू कैन फील द चेस्ट मूव अप डाउन, तो हम फील करेंगे चेस्ट जो है वो मूव हो रही है अप टू डाउन। यू नाउ दैट यू ड्यू टू ब्रीथिंग, और उससे हमें पता चलता है कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब हम सांस ले रहे हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, mechanisms और breathing vary among different group of animal depending mainly on their habitat। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में अलग अलग होता है, और वो डिपेंड होता है उनकी हैबिटेट पे एंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सोलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एज attractions O2 with CO2 by simple diffusion over their body surface। ये जो स्पॉन्ज है, सोलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म है, वो एक्सचेंज करते हैं O2 और CO2 को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वे अपनी सरफेस बॉडी से सांस लेते हैं। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्विट एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद द बॉडी। और जो अर्थवर्म होता है वो बॉडी से, उसके बॉडी में एक ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिससे वो एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, और उसको हम गिल्स कहते हैं, जिसे हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। यूज्ड आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, और ये मेनली एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, मतलब पानी वाले जीवों में पाए जाएंगे गिल्स। द मोलकस वेयर वेस्कुलाइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, और जो वेस्कुलाइज्ड बैग होते हैं उन्हें हम लंग्स कहते हैं। और वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। आर यूज इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस, और वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में ही पाए जाएंगे, मतलब कि जो जमीन पर चलते हैं। अमंग वर्टिब्राट्स, fish use gills, whereas amphibian, reptiles, birds and mammals respire through lungs। जो फिशेज रहती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स के थ्रू। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू द मोस्ट स्किन, कुटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। और जो फ्रॉग रहता है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? स्किन से वो सांस लेता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन अबव द अपर लिप्स
हमारी बॉडी में हमारे फेस पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती है और वो अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट लीड इन नसल चैम्बर थ्रू द नसल पैसेज, और वो नसल चैम्बर से कनेक्ट होते हैं। नसल चैम्बर किससे कनेक्ट होते हैं? नसल पैसेज से। द नसल चैम्बर ओपन इनटू द फ्राइनेक्स, और जो नसल चैम्बर होती है वो कहाँ पर ओपन हो जाती है? फ्राइनेक्स पे। टू ए पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फ्राइनेक्स वो होती है जहाँ पे फूड भी और एयर भी जा सकती है, वो हमारे मुंह से ही कनेक्ट होती है, माउथ हमारे माउथ से कनेक्ट होती है फ्राइनेक्स। द फ्राइनेक्स ओपन थ्रू द लाइनेक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, और जो फ्राइनेक्स है वो किससे कनेक्ट है? लाइनेक्स से, और लाइनेक्स किससे कनेक्ट हो गई है? ट्रैकिया से। लाइनेक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। लाइनेक्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। लाइनेक्स वो है जिससे हम आवाज़ निकाल पाते हैं, मतलब लाइनेक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं लाइनेक्स को, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग स्लाइलोटिक ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिलोटिस। और ये जो साउंड बॉक्स होता है लाइनेक्स, ये एक एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड रहता है जिसका नाम है एपिलोटिस। एपिलोटिस ये इसका काम करता है, जो हम खाना खाते हैं ये लाइनस के अंदर ना पहुंच जाए, हमारे साउंड बॉक्स के अंदर ना पहुंच जाए, इसलिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिलोटिस की, जो खाने को लाइनक्स में जाने से बचाता है। टू प्रिवेंट द एंटर ऑफ फूड इनटू द लाइनक्स, ये फूड को एंटर करने से बचाता है लाइनक्स के अंदर। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द मिडिल थोरेसिक कैविटी। जो ट्रैकिया वो स्ट्रेट ट्यूब है और मिडिल थोरेसिक कैविटी पे प्रेजेंट है, विच डिवाइड एट ए लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और जो कि इसका लेवल है वो फिफ्थ वर्टिब्रा पे डिवाइड कर दिया गया है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज repeated diversion to from the secondary and tertiary bronchi and bronchioles, entering up to the very thin terminal bronchioles। और जो हर एक ब्रोंकाई है वो अलग अलग सेकेंडरी टर्टियरी ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। द terrestrial primary, secondary and tertiary bronchi are internal bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings। और ये जो टेरेस्ट्रियल प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी ब्रोंकाई इंटरनल ब्रोंक्यूल्स हैं, ये किससे सपोर्ट करते हैं? कार्टिलेजियस रिंग को, कार्टिलेजियस रिंग से अटैच होते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू द नंबर of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli। और ये जो हर एक ब्रोंकाई है ये बहुत पतली और इरेगुलर शेप में प्रेजेंट है, और ये वेस्कुलर बैग है, मतलब ये अंदर से खाली है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये वेस्कुलर बैग होते हैं, अंदर से खाली रहते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्रेस द लिंग्स। और ये जो ब्रांचिंग रहती है ब्रोंकी के नेटवर्क की, ब्रोंक्यूल्स की और एल्वोलाई की, किसके अंदर रहती है? लंग्स के अंदर रहती है। वी हैव टू लंग्स which are covered by a double layered pleura with pleura fluid between them। और जो लंग्स होता है वो किससे कवर्ड रहता है? प्लूरा से, और प्लूरा फ्लूइड से कवर्ड रहता है, और प्लूरा के बीच में प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, और ये लंग्स के सरफेस से फ्रिक्शन होने से बचाता है प्लूरा फ्लूइड। द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इनक्लोज कनेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी। और ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। यह लंग्स का डायग्राम, ये रहा लाइनक्स जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसके ऊपर कवर रहता है ये एपिग्लोटिक्स, ये फूड को लाइनक्स के अंदर जाने से बचाता है। यह है ट्रैकिया,
ये ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये रही एल्वुलाई, ये छोटी छोटी सी गोल गोल इरेगुलर एक है एल्वुलाई। और ये है टू पार्ट्स लंग्स, और लंग्स के दोनों के बीच में प्रेजेंट है हार्ट। और यह है एंड ऑफ रिब्स, रिब्स से कवर रहते हैं लंग्स। और यह है प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो बीच में येलो येलो प्लूरल मेम्ब्रेन है। और इसको ऊपर प्रेजेंट है प्लूरा की कवरिंग। और ये जो कनेक्ट है, ये जो एल्वोलाई कनेक्ट है, ये ब्रोंक्यूल से कनेक्ट है, ये नहीं। और इसके नीचे जो डोम शेप का है, डायफ्राग्राम कनेक्ट है इससे। Lining where is the inner pleural membrane is connect with the lung surface। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये लंग सरफेस से कनेक्ट होती है। द पार्ट्स स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू द conductive part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के अंदर जो पार्ट बन रहा था टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, किसके अंदर एल्वोलाई के साथ क्या बना रहे थे वो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट बना रहा था एल्वोलाई के अंदर। द कंडक्टिव पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, क्लियर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर बॉडी टेम्परेचर। और जो एटमॉस्फेयर से एयर एल्वोलाई के अंदर जा रही थी, वो क्या हो रही थी, उसका टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से चेंज हो रहा था, मेंटेन हो रहा था, ताकि बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो। और उसकी ह्यूमिडिटी भी सही हो रही थी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। एक्सचेंज पार्ट इज द साइड ऑफ एडोल्ट और डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टेम्परेचर एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। और जो कि और O2 और CO2 ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में डिफ्यूजन कर रहे थे। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is entomatically एन एयर टाइट चैम्बर। जो लंग्स है वो सिचुएटेड है थोरेसिक चैम्बर में, और वो एनाटोमेटिकली एयर टाइट चैम्बर है, मतलब उसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वो अंदर से खाली है। द thoracic chamber is formed dorsally by the ventricle by the sternum, laterally by the ribs on the lower side by the dome-shaped diaphragm। और जो वेंट्रिक थोरेसिक चैम्बर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सली वेंट्रिकल कॉलम में, मतलब वेंट्रिकली कॉलम के सबसे नीचे प्रेजेंट है, डोर्सली में प्रेजेंट है। और उसके अंदर क्या है, रिब्स है, लोअर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राग्राम प्रेजेंट है। द एनाटोमिकली सेटअप lungs in thorax such at any change in the volume the thoracic cavity will be reflected lungs pulmonary cavity। जो thorax के अंदर lungs का सेटअप है वो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है, और लंग्स को हम पल्मोनरी कैविटी भी कहते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैनॉट डायरेक्टली आफ्टर अ पल्मोनरी कैविटी। और इसको गैस को एक्सचेंज करने का काम हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें हेल्प करती है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग में कौन काम करता है, लंग्स। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सेटअप। अब हम इनके कुछ रेस्पिरेशन के सेटअप को पढ़ेंगे। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच एल्वोलाई, एयर इन रिलीज आउट। हम एटमॉस्फेयर से किसको लेते हैं, O2 को लेते हैं, और CO2 को हम बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलाई मेम्ब्रेन। और जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है किसके अंदर होता है, एल्वोलाई मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। और जो पूरे बॉडी में जो गैस की सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, किसकी हेल्प से होती है, ब्लड की हेल्प से। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और जो ब्लड जो सप्लाई करता है गैसेस का, वो किसके
बीच में करता है ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता रहता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कार्बोक्सिल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ O2, और जो हम एटमॉस्फेयर से O2 को, ऑक्सीजन को लेते हैं, रिलीज क्या करते हैं, CO2 को। सेलुलर रेस्पिरेशन एज डिटेल इन चैप्टर 12, हम इस रेस्पिरेशन को चैप्टर 12 में डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, ब्रीथिंग जो रहती है वो दो स्टेज से मिलकर बनती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इन एन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन वो होती है जिससे हम एटमॉस्फेयर से हम एयर को लेते हैं, और एक्सपिरेशन वो होती है बाय विच एन एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। एक्सपिरेशन वो होती है जब हम एयर को रिलीज आउट कर देते हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure generated between the lungs and the atmosphere। जब उस मूवमेंट पर जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है और उससे हम एयर को लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, ब्रीथिंग जो रहती है वो दो स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन वो होती है जो एटमॉस्फेयर से हम एयर को लेते हैं, उसे कहते हैं हम इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन वो होता है जब एल्वोलाई में भरी हुई एयर को हम रिलीज आउट कर देते हैं, उसे कहते हैं हम एक्सपिरेशन। यहाँ पर वही लिखा है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, दैट इज इंस्पिरेशन, एंड बाय विच द एल्वोलाई एयर इज रिलीज आउट, दैट इज एक्सपिरेशन। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ एयर into the out of lungs is carried out by carrying a pressure gradient between the lungs and atmosphere। जो एटमॉस्फेयर की एयर रहती है वो लंग्स से अंदर बाहर कैसे आना जाना कर सकती है, लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, वो लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर की एयर को आना जाना अंदर बाहर की प्रोसेस को करवा सकती है। इंस्पिरेशन can occur if pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure। इंस्पिरेशन सिर्फ जब भी पॉसिबल है जब लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, जब ही हम इंस्पिरेशन कर पाते हैं। डैट इज देयर इज अ नेगेटिवली प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम नेगेटिवली प्रेशर भी कहते हैं, जो कि लंग्स को इंस्पिरेशन करने में मदद करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सिमिलरली इंस्पिरेशन टेक प्लेस विदिन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली जब एक्सपिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन सिर्फ जब भी पॉसिबल जब लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सिर्फ जब भी एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन का उल्टा ही एक्सपिरेशन हो जाएगा। The diaphragm and specialized set of muscles, external and internal intercost between the ribs। जो डायफ्राग्राम है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, वो एक मस्कुलर पार्ट होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोटिंग करता है वो रिब्स के बीच में। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, और वो कुछ ग्रेडियंट के जनरेशन में भी मदद करता है। Inspiration is agented by the contraction of diaphragm, which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। इंस्पिरेशन के केस में जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डायफ्राग्राम की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एजेंटेड इंटरनल पोस्टीरियर मसल लेफ्ट अप टू द राइट एंड द sternum causing and increasing the volume of other thoracic chamber in the dorsalo-ventral axis। एक्सटर्नल इंटरनल पोस्टीरियर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिब्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, और जो स्टेनम होता है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देता है, और थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देता है, किसके अंदर, डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस के अंदर। The overall increase the thoracic volume causes as similarly increase the volume pulmonary volume। ओवरऑल जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिमिलरली पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम
डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। विच फोर्स ऑन द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव द लंग्स। इसकी मदद से जो एयर रहती है वो लंग्स के अंदर मूव कर सकती है। दैट इज इंस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum on their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। जब रिलैक्स होता है डायफ्राम, जब डायफ्राम रिलैक्सेशन मोड में होता है, जो इंटरकोस्टल मसल रहती है डायफ्राम की वो स्टर्नम में नॉर्मली पोजीशन पे रहती है और वो थोरेसिक वॉल्यूम को रिड्यूस कर देती है। और जब थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगी। दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगी तो एल्वोलाई के अंदर जो एयर है, एयर भरी हुई है, वो लंग्स के थ्रू बाहर जाकर एटमॉस्फेरिक एयर में जाकर मिक्स हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। हमें एबिलिटी है, क्षमता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को इंक्रीज करना। किसकी मदद से? एब्डोमेन मसल्स की मदद से। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो रहता है वो 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी estimated by using a spirometer which help in central assessment of pulmonary function। जो वॉल्यूम रहती है ब्रीथिंग मूवमेंट की वो हम नाप भी सकते हैं। किसकी मदद से? स्पायरोमीटर की मदद से हम उसको नाप भी सकते हैं कि जो वॉल्यूम ब्रीथ की वॉल्यूम है वो कैसे कम हो रही है, कैसे बढ़ रही है। उसको हम स्पायरोमीटर की हेल्प से हम डिटेक्ट भी उसे देख भी सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम जिसे हम टीवी भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसे हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रॉक्स 500 ml। ये लगभग 500 ml होता है। डैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। जो हेल्दी मैन होता है वो कम से कम लगभग 6000 से 8000 ml पर मिनट एयर को ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है, मतलब इंस्पायर भी कर सकता है और एक्सपायर भी कर सकता है। द नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम IRV। A person can inspire by a forcefully inspiration. This average 2500 ml to 3500। जब एक पर्सन, एक कोई भी ह्यूमन फोर्सफुली इंस्पिरेशन करता है तो वो लगभग 2500 ml से 3500 ml तक ले सकता है। एवरेज कितनी थी? 6000 से 8000। वो एक्सपायर भी और इंस्पायर भी कर सकता है। अब उसने और ज़्यादा फोर्सफुली ले ली तो वो कितनी ज़्यादा ली उसने? 2500 से 3000 ml तक। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम ERV, ये IRV का एकदम उल्टा ही हो जाएगा। ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुली एक्सपिरेशन। दिस एवरेज 1000 ml to 1100 ml। वो अप्रोक्सीमेटली कितना ले रहा था? 6000 से 8000 एयर को ले रहा था और उसने कितनी ज़्यादा छोड़ दी? 1000 से 1100 ml उसने छोड़ दी। इसे कहते हैं हम ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द नेक्स्ट इज रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे हम RV भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स even after a forcefully expiration। This average 1100 ml to 1200 ml। वो वॉल्यूम जो एयर के अंदर बच गई है एक्सप्रेशन करने के दौरान, जब एक पर्सन ने
सांस को छोड़ दिया है, फिर भी उसके अंदर, उसके लंग्स के अंदर एयर बच गई है, वो कितने बची है? 1100 ml से 1200 ml तक उसके लंग्स में एयर अभी भी है। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। इसके दौरान जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी में भी होती है, इससे हम डायग्नोसिस से भी जान सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। Total volume of air a person can inspire or after a normal inspire. This is includes tidal volume and inspiratory reserved volume। IC मतलब कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? जितनी हमने जितनी सांस ली नॉर्मली और जितनी सांस हमने और ले ली, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब कि टीवी और IRV को हम प्लस कर देंगे। टीवी और IRV को हम प्लस कर देंगे, मतलब कि जितनी हमने सांस नॉर्मली ली 6000 से 8000 और कितनी हमने और ले ली, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, EC। ये भी उसका एकदम उल्टे हो जाएगा। जितनी हमने जितनी हमने सांस नॉर्मली ली थी 6000 से 8000 ml और जितनी हमने और ज़्यादा छोड़ दी, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। टीवी और ERV को हम दोनों को प्लस कर देंगे और काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। Volume of air that will remain in the lungs after normally expiration. This include ERV और RV। लंग्स के अंदर नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम बच गई है, उसे हम काउंट करेंगे किसकी मदद से? ERV और RV के मदद से। वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम VC भी कहते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सिड एक्सपिरेशन। एक पर्सन मैक्सिमम जो कि ब्रीथ कर सकता है, फोर्सिड मतलब उसने, एक पर्सन ने सांस को छोड़ दी और फिर भी उसने और सांस छोड़ी। दिस इंक्लूड ERV और टीवी एंड IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सिड इंस्पिरेशन। जब एक पर्टिकुलर पर्सन ने ब्रीथ करी और फोर्सफुली उसने ब्रीथ करी और ज़्यादा सांस ली उसने, नॉर्मली तो उसमें 6000 थी लेकिन उसने और ज़्यादा फोर्सफुली ले ली, तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे ERV को, IV को और IRV को। तो वो सिर्फ कुछ लिमिट तक ही सांस को ब्रीथ कर सकता है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसे हम TLC भी कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This include RV, ERV, TV and IRV और vital capacity plus residual capacity। टोटल लंग्स कैपेसिटी वो होती है जब हमने फोर्सफुली हमने ब्रीथ करी थी और फिर भी करी थी, तो जो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्सफुल एक्सप्रेशन के जो हमारी लंग्स में एयर बच गई है, उसे हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। और उसमें इंक्लूड होंगी RV, ERV और TV और IRV। इन तीनों को मिक्स, इन चारों को प्लस करके वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और हमें एक हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो भी ग्रोथ हो रही है, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर